दोस्तों सलाम और आदाब। तमाम को हमको बहुत बहुत मुबारक हो। इलेक्शन हो चुका है, मगर नताज क्या आएंगे, किसके हक में आएंगे, किसी को भी नहीं मालूम। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब तब्दीली हासिल की, बहुत सारी सीट ली है। बहरहाल तो कहने से ये था कि जहालत सबसे बड़ी वजह है हमारी कौम के इस अंजाम तक पहुंचने की। यह जिस जगह हम अब तक खड़े हैं, जहां खड़े हैं बरसों से, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कम इल्मी या इल्म का ना देना। और ये तबका जो है, हुक्मरान तबका, वो जानबूझ करके आपको कम इल्म रखता है, आपको जाहिल रखता है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम आपके यहाँ सबसे खराब रखा गया, सबसे बड़ी वजह है। खैर, इसको आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं, हमारा जो तालीम निज़ाम है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस निज़ाम के अंदर, जिस सिस्टम में हमारा इलेक्शन कराया जाता है, इस निज़ाम के अंदर कन्फर्म सीटें मौजूद होती है। आप यकीन करें 80 से 85% जो नुमाइंदे होते हैं हमारे कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के, उनकी नशिस्तें जो है वो खानदानी होती है। यानी कि उनके बगैर असम्बली बन ही नहीं सकती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इनका जो हल्का होता है, ये हल्के की तकसीम इस तरह की जाती है कि इनके खानदानी जमीनें होती हैं, उसके अंदर जो इनके मज़ारे होते हैं, ये इनके गांव वाले जो होते हैं, वो सिर्फ जाके ये कहते हैं भाई कि इस शख्स को वोट दे देना है, फला शाह को, फला आरई को, चौधरी साहब को, मलिक साहब को, इनको वोट देना है आपने। तो वो सीट जो है वो उनके खानदान में होती है। दोस्तों, आप बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के अक्लमंद लोग हैं वो बेवकूफ नहीं बनते। दोस्तों, मैं एक बात आपसे और शेयर कर लूं कि जो समझदार लोग हैं या अक्लमंद लोग हैं, या जो सिस्टम को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, उन लोगों ने एहतजाजन इस बार वोट कास्ट नहीं किया है। उन्होंने समझ लिया, एक तरीके से लाल ताल्लुकी का इजहार किया है। उन्होंने कहा हमारी सिस्टम से कोई वास्ता नहीं है, इस सिस्टम से, जिस सिस्टम से कि ये रियासत चलाना चाहती है, यानी कि जबरी हुकूमत होती है। आपकी वोट की कदर नहीं होती, आपके वोट की अभी कोई वैल्यू नहीं थी अवाम की। अब मिसाल देख लेना कि आपका नेट पहले तरीका क्या ये होता था कि अगर नेट बंद करना होता तो कोई सहूलियत आपने बंद करनी, अवाम के लिए सहूलियत बंद करनी है, तो उसका पहले ऐलान किया जाता है। लेकिन अब इस हद तक यानी कि अवाम इसकी वैल्यू, अवाम की कदर इस कदर खो चुकी है अपनी, कि वो इदारे या हुकूमत या रियासत बगैर ऐलान के, कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं है, जब चाहते हैं आपसे किसी भी सहूलियत को छीन सकती है। इंटरनेट की मिसाल आपके सामने मौजूद है, जो 8 तारीख को 8 फरवरी इलेक्शन का दिन हुआ है, अपनी मर्जी से बंद कर दिया गया, कोई ऐलान नहीं किया गया था, पहले बंद कर दिया। तो अब आपकी वैल्यू ये हो गई है, इलेक्शन के दिनों में ये वैल्यू हो गई आपकी, और ना कभी आपकी वैल्यू होगी इस सिस्टम में, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप जो वोट देने जाते हैं वो उन खानदानों के लिए देने जाते हैं। आप जो मशक्कत उठाते हैं, धूप में, प्यास में, सर्दी में, गर्मी में, इलेक्शन में जाते हैं, निकलते हैं वोट देने के लिए, आपका वोट जो है वो उन खानदानों को बनाने के लिए आ रहा होता है। तो मेरे भाई, दूसरी वजह जो बता रहा था आपको ब्लॉग के अंदर अपने, तो ये जो खानदान है, आप यकीन करें 90 से 95% जो, बल्कि 80 तो कहीं नहीं गए, ये सीटें इनकी फिक्स होती है। ये सिर्फ आपको, अवाम को, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा होता है कि भाई ये फला जमात आएगी, इनकलाब ले आएगी, ये फला जमात मशहूर में इसमें ये क्या हुआ कि हम ये चीज फ्री कर देंगे, इतना फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। तो ये सिर्फ भाई बेवकूफ बनाया जा रहा होता है, क्योंकि ये सारे वही लोग होते हैं। अगर खान साहब की जमात आती तो उसके साथ देख लेना उठा करके, वो खानदान वही। मैं मिसाल देता हूँ आपको, सबसे जो जहन में मेरी मिसाल आ रही है कि खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो शख्स वजीर खजाना है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, तो खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो बंदा वजीर खजाना है और जो उनकी जमात को नुमाइंदगी कर रहा है, उसी का सगा भाई, उसी का भाई जो है वो गवर्नर होता है किसी सूबे का। यानी आप देखें, लेकिन वो उसकी जमात दूसरी होती है, एक ही खानदान है ये, लेकिन जमात दूसरी है। तो ये ऐसे ही आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे लोग मिलकर के, भांजे, भतीजे, भांजियां, भतीजियां, बहन और कजन और चचे और मामे और पुप्पा वगैरह वगैरह, ये सब एक ही खानदान होते हैं भाई, जो आप पे मुसल्लत हो गए हैं और मुसल्लत होते रहे हैं और होते रहेंगे, जब तक के आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि आपको ये लोग किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं।
बल्कि माजरत चाहता हूँ मैं, बल्कि मुझे वो एक मीम्स याद आ गई, एक बड़ी हुई थी इलेक्ट्रिक के बारे में फरमा रही थी कि सारे मिलकर हमको बना रहे हैं ना, तो वही सारे मिलकर हमें बना रहे हैं। तो जो नहीं बन रहे भाई, यही बता, सब बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं बनना चाहते हैं वो आज ही बज रहे हैं। वो क्या वोट नहीं डालेंगे भाई। आप यकीन मारे इस हद तक तो हो गई है कि आपके ऊपर वही लोग मसलन अगर वो वोट से नहीं आ सक रहे हैं, अब तो सूरत हाल और ज्यादा गंभीर होती जा रही है कि अगर ये लोग, यानी कि ये जो मैंने बताया जो नुमाइंदे आपके फिक्स होते हैं, फिक्स नुमाइंदे, खानदानी सीट है, 5-10% लोग जो होते हैं इनकलाबी होते हैं, उनकी क्या औकात भाई। 5% लोग कब इनकलाब ला सकते हैं। और ये भी बता दूं, एक दूसरी बात याद है मुझे कि अगर ये 5% लोग जो इनकलाब लाने के नाम पे जो कहते हैं हम मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं, हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे, हम आपके दुख दर्द में बार बार शरीक रहते हैं, आपके इलाके में रहते हैं, आपके साथ हम हर मसले में आपके साथ खड़े होते हैं, तो आप हमें वोट दें। अच्छा, मजे की बात है, जब उनको वोट आप दे चुके होते हैं और जो कामयाब हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, फिर उनको ढूंढते रहो आप। उनके पास भी वही बिगो डाले आ जाते हैं, 2 गाड़ी पुलिस के आगे होगी, 2 गाड़ी पीछे होगी, आप मिल नहीं पाते उनसे, और वो रिहाइश भी उनकी रिहाइश का जो पोश इलाके में ट्रांसफर हो चुके होते हैं वो कुछ दिन बाद। तो मतलब ये तबका भी जो आपने कहा था कि आप इनकलाब लाना चाहते हैं, आप निजाम बदल देंगे और आप वडेरा शाही खत्म कर देंगे और जागीरदारी खत्म कर देंगे, तो ये लोग भी मेरे भाई आपसे वोट लेने के बाद ये इनकी भी तर्ज जिंदगी, इनकी रिहाइश, इनके सोचने के अंदाज भी वो सब बदल जाता है, और इनके इलाका भी वो पोश इलाका हो जाता है, ये आपसे लाताल्लुक हो जाते हैं। तो जब ये लाताल्लुक होते हो जाते हैं, तो आप भी लाताल्लुक हो जाए इनसे। बहुत से अक्लमंद लोगों ने यही किया इस बार, कोई वोट नहीं देने गए। तो मैं बता रहा था कि एक कदम आगे बढ़ के जब उन्हें पता है कि इस तरह बेवकूफ ये नहीं बन रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा निजाम लेकर आया, वो जबरन आ जा रहे हैं, वो किसी शक्ल में। वो कहने मुझसे ये था कि ये लोग अब वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ये दूसरा रास्ता ये अख्तियार कर रहे हैं कि जबरन, अगर वो, यानी आप वोट उनको नहीं देते हैं, तो वो जबरन किसी न किसी तरीके से सेटलमेंट करके वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं। आ जाएंगे, आप सुन लेंगे 2 दिन 4 दिन बाद खबर कि फिर वो शख्स आगे, आप जरा निकाल लें लिस्ट को, तो आप देखेंगे वही खानदान होगा। भले इस पार्टी खान साहब की पार्टी में हो वही खानदान, मियाँ साहब की पार्टी में होगा वही खानदान, बीबी शहीद की पार्टी में होगा वही खानदान। यानी कि ये खानदानों का भाई निजाम चल रहा है, और इसमें आप गधे और बैल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं, तो वोट का बाइकाट कम से कम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मौजूद है। बहरहाल, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 तरीके समझ में, एक तो तालीम आपको देते नहीं है, इनको मालूम होता है कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर अगर इनके अंदर शऊर आ गया, इनके अंदर अकल आ गई, तो ये इनकलाब ले आएंगे, खामोश इनकलाब। वही चाहते नहीं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, आपके बच्चे इल्म हासिल करें, उनका जहनी सतह जो है बुलंद हो, वो दुनिया को देखें। वो तो शुक्र अदा करें कि मीडिया का, बल्कि सोशल मीडिया का, मोबाइल इंटरनेट का, कि जिसने हमें बताया है कि दुनिया इससे आगे क्या है, या दुनिया कहाँ तक पहुंच चुकी है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये बहुत बहुत मेहरबानी है सोशल मीडिया का। तो ये पढ़ाते नहीं है आपको, पहली वजह ये मैं बता रहा था आपको। और दूसरी वजह बताया खानदानी निजाम, यानी खानदानी इजारतदारी। तीसरी वजह ये होती है कि अगर फर्ज कर ले ये जो जमातें होती हैं, तंजीमें होती हैं, फर्ज कर ले कि इनके कैंडिडेट हार जाते हैं, ठीक है ना, और ये भी आपको मैं वाज़ा कर दूं, एक उम्मीदवार के पीछे 10 से 20 करोड़ रुपए का खर्च होता है, यानी अरबों खरबों खर्च होता है। आप यूं समझे कि इलेक्शन अब हो चुका, आपने देखा इलेक्शन हो गया है। इलेक्शन कमीशन को जो सरकारी बजट मिलता है वो अरबों में मिलता है, लेकिन वो सरकारी बजट आवाम के पैसे का होता है। वो गरीब आवाम आपके और मेरे पैसे से जमा किए हुए टैक्स का पैसा होता है, जो कि इलेक्शन में खर्च किया जाता है। वो 2 साल बाद खर्च किया जा रहा हो, 5 साल बाद किया जा रहा हो, 7 साल बाद किया जा रहा हो, जब भी इलेक्शन होता है वो आवाम का पैसा होता है। पहली बार, ये पैसा तो वो होता है जो आवाम ने डायरेक्ट दिया हुआ होता है। दूसरा पैसा कौन सा होता है, जो उम्मीदवार अपनी तशहीरी मुहिम के अंदर, यानी उम्मीदवार इलेक्शन की मुहिम के दौरान जितने पैसे खर्च करता है, वो इश्तिहार की शक्ल में हो, पंफलेट हो, झंडा हो, जिस शक्ल में भी हो, उसमें करोड़ों रुपए खर्च आते हैं, जो कि वो या उसकी जमात अपने पास से लगा रही होती है, ठीक है। अब ये पैसे वसूल भी करने होते हैं, ये तीसरी जो पॉइंट मैंने बताया था उसकी तरफ आता हूँ। ये पैसे इनको वसूल भी करने होते हैं। इसलिए आप अगर ये समझते हैं
کہ میں نام کیا لوں گا کہ فلاں جماعت کے فلاں بہت بڑی شخصیت وہ اسمبلی کمیشن میں نہیں پہنچ سکے یا وہ الیکشن ہار گئے. ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہوگا ابھی ریسنٹلی الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بڑا برے گرج جو الٹ گئے, یہ فلاں اتنے بڑے جو ہے نا شخصیت کو شکست ہو گئی. تو بھائی یہ بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے, بھائی یہ بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے ہمیں. وہ اس شکل میں سینیٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کبھی نہیں ہوتا ہے عوامی سطح پہ. وہ ایک سسٹم ہوتا ہے, وہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ چاروں صوبوں کی نمائندگی برابر ہوتی ہے سینٹ کی سیٹ کے لیے. اب یہ جو حاضر حضرات نا یہ ٹھیک ہے, وہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے, سینٹ کا الیکشن کوئی نہیں ہوتا ہے. چیئرمین کے لیے آپ نے یاد ہوگا خان صاحب کے دور میں اربوں خربوں روپے چیئرمین کی سیٹ کے لیے دیا گیا تھا. اخبارات میں پڑھا ہوگا آپ نے, میڈیا میں دیکھا ہوگا, کروڑوں کو اس کو آفر ہو رہا ہے, اربوں کو اس کو آفر ہو رہا ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ جو ہار رہے ہوتے ہیں نا, یہ سینیٹر بن کے واپس جا رہے ہوتے ہیں, اسی جگہ پہنچتے ہیں, اسی اسمبلی میں پہنچتے ہیں. ایوان بالا بل کے کہلایا جاتا ہے, وہ سینٹ کے وہ سارے سینیٹر بنتے ہیں یہ سارے. تو آپ سے بے فکر رہے کہ وہ ہار گیا تو اس کی لائف ختم ہو گئی, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ ہم بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے. مزید یہ اب کوئی جو بڑا بندہ ہارا تو وہ وزیر بنتا ہے بھائی, وہ یعنی کہ اس کو جو ہے وہ وزیر بنایا جاتا ہے, وزیر پانی, وزیر زراعت, وزیر توانائی اور وزیر تجارت, وزیر قانون, اور یہ وہ یعنی یہ باہر سے بندے آتے ہیں. یہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں بھائی جو پارٹی کی خدمات کرتے ہیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ لوگ آتے ہیں وزیر بنتے ہیں ہمارے سروں پہ, اور ایسے وزیر آتے ہیں جو جس فیلڈ سے ان کا واسطہ ہی نہیں ہوتا اس فیلڈ کا ان کو وزیر بنا دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زبردست آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور پوری قوم ماشاءاللہ وہ بنتی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی, اتنی ساری میں نے آپ کو باتیں کر دی ہیں, لیکن کر کیا سکتے ہیں ہم. تو وہی سب سے پہلا کام تو وہی جو میں نے کیا ہے کہ میں نے ووٹ نہیں دیا اس بار. ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, میں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کیونکہ مجھے پتا تھا اس سسٹم کے اندر کوئی بندہ بھی صحیح بندہ ہوگا. آپ بھی میرے خیال میں کسی کو اگر چاہ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ جو ہے میں بہت دل سے چاہتا ہوں اس کو میں ووٹ دیتا ہوں, تو وہ نہیں آ پایا ہوگا کیونکہ ابھی ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں. ووٹ نہیں تو ایسے ہی صحیح. اور یہ بھی واضح کر دوں, پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے. پوری پاکستان کی الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اسی بنیاد پہ کھڑی ہوئی کہ زبردستی جس کو آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے, اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. عوام بیوقوف ہے, کوئی ضرورت نہیں سمجھانے کی اس کو. تو موضوع واپس آتا ہوں میں. تو آپ ہمیں پہلا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ الیکشن میں ووٹ ڈال دیں. اس طرح میں نہیں ڈالا ہے. آئندہ الیکشن میں سوچیے گا کہ ہمیں کیا تبدیلی ہوئی ہے اور ان نمائندوں ہم نے کیا دیا ہے ہمیں. وعدہ تو کوئی پورا کرتے نہیں لوگ. ہاں تو بھائی یہ بات ہے کہ صحیح کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اس کے لیے ہے کہ دنیا میں صحیح وہ ممالک جو ان سب مرحلے سے گزر چکے ہیں اس کو ذرا سا سرچ کرنا پڑے گا, اہل دانش حضرات کو یا اہل علم حضرات کو, یا جن کے ہلکے اثر میں کچھ افراد ہوں یا جن تک بات پہنچ پا سکتی ہو ان کی. انہیں چاہیے کہ تحقیق کر کے دیکھے کہ ان ممالک کے اندر جو کہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں یا جو ہم سے آگے پہنچ چکے ہیں وہ کیسے یہاں تک پہنچے, کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہ سیم ایسے ہی سارے دور گزر چکے ہوں گے. یہ میں بتا دوں آپ کو, کوئی قوم اچانک سے ترقی یافتہ نہیں بن جاتی ہے, کوئی قوم بالکل پک پہ نہیں چلی جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ تدریجی عمل ہوتا ہے, آہستہ 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 کر کے ارتقائی عمل کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میرے دوستوں کہ آپ ذرا سا تحقیق کریں کہ وہ قومیں کس راستے پہ گئیں جس کی وجہ سے ان کو ترقی نصیب ہوئی, یا اس نظام سے کس طرح انہیں چھٹکارا حاصل کیا. ٹھیک ہے, اگلے بلاگ میں مجھ سے جڑے رہیے گا, اس میں مزید بات کروں گا میں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ بلاگ دیکھنے کا. چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹس باکس میں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سب کا دوست جڑے رہیے چینل کے ساتھ. ندیم, سلام اور آداب.